Hello viewers, how are you all? So hope you are all doing fine. So today we are going to start a new chapter of class 10th chemistry, that is metal and non-metal. In earlier videos we have discussed about the first and second chapter of class 10th chemistry, that is the first one is chemical reaction and equation and the second one is acids and bases. Now it is our third chapter, that is metals and non-metals. Very important chapter according to your board examinations. So just go to start the video. Okay, about 118 elements are known today. There are more than 90 metals and 22 non-metals and few metalloids. प्रेजेंट टाइम में जितनी भी एलिमेंट्स वर्ल्ड में नोन है वो कितने हैं, उनका नंबर है 118, जिसमें से 90 मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं. एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम और ये सभी क्या हैं? मेटल्स हैं. जबकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी नॉन मेटल्स हैं. अब हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ जाननी है. इन जनरल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम डिफरेंस के फॉर्म में देखेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होंगी. तो स्टार्ट करते हैं. मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस करके हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. सबसे पहले मेटल्स जनरली सॉलिड एक्सेप्ट Hg मीन्स मर्करी प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म. सभी मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज मर्करी, जिसका सिंबल होता है Hg. केवल मर्करी ही एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सभी मेटल्स सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. और नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैशियस भी हो सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल कार्बन सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, जबकि हाइड्रोजन गैस होता है. इसी तरीके से नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज डक्टाइल मेलिएबल. डक्टाइल का मतलब होता है कि हम इसे एक पतली वायर में ड्रॉ कर सकते हैं. किसी भी मेटल को लेकर के हम उसकी एक पतली वायर बना सकते हैं. और मेलिएबल का मतलब होता है बीटन इनटू अ शीट, कि उसे हम बीट करके हैमर से या किसी अदर मटेरियल से बीट करके एक शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मेटल की ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी. डक्टिलिटी का मतलब होता है कि उनसे हम एक पतला वायर बना सकते हैं, जबकि मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि उन्हें हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. जिस तरीके से एक पेज होता है ना, बिल्कुल एक पेज के फॉर्म में उन मेटल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल अगर आप डक्टिलिटी का लेना चाहें, डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल्स के वायर बना देना. मेटल्स के वायर, कॉपर की वायर आपने देखी है, आयरन की वायर देखी है, ये सब किस प्रॉपर्टी की वजह से? डक्टिलिटी की वजह से. और दूसरी चीज़ की बात करें मेलिएबिलिटी, तो मेलिएबिलिटी का मतलब होता है एक थिन शीट में कन्वर्ट कर देना. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने अल्मोनियम की फॉइल्स देखी हैं. अल्मोनियम की फॉइल्स कैसे बनती हैं? इसी मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ की वजह से अल्मोनियम को हम एक फॉइल में, पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मेटल्स की दो और प्रॉपर्टी क्या मिली हमें? डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी. और नॉन मेटल की और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल. नॉन मेटल की प्रॉपर्टी मेटल के जस्ट अपोजिट है. मेटल्स डक्टाइल और मेलिएबल होते हैं, जबकि नॉन मेटल डक्टाइल और मेलिएबल नहीं होते हैं. यानी कि नॉन मेटल्स को हम ना तो वायर में बना सकते हैं, ना ही उनकी शीट बना सकते हैं. अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी मेटल्स की कि मेटल्स सोनोरस होते हैं. सोनोरस यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. अगर मेटल का सरफेस किसी दूसरी चीज़ से स्ट्राइक करे तो वो कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं. जबकि इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल नॉन सोनोरस होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज लस्चरस. लस्चर का मतलब होता है शाइन. कुछ मेटल्स जो हैं उनके पास नेचुरल शाइन होती है. मेटल्स के पास कोई ना कोई शाइन ज़रूर होती है. आपने देखा होगा अल्मोनियम, आयरन, कॉपर, ये सभी मेटल्स कुछ ना कुछ शाइन ज़रूर करते हैं. जबकि नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते, यानी कि नॉन मेटल के पास अपनी खुद की कोई शाइन
नहीं होती है। लेकिन नॉन मेटल्स में एक एक्सेप्शन भी है, आयोडीन। आयोडीन जो नॉन मेटल है इसके पास लस्टर होता है, आयोडीन के पास शाइनिंग होती है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो है मेटल्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट सीजियम एंड गैलियम। देखिए, सीजियम और गैलियम को छोड़ करके बाकी सभी मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो जल्दी मेल्ट नहीं हो सकते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं उन सब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। आपने देखा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेटल्स की बात करें हम कि हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्या आयरन कभी धूप में रखे हुए पिघल सकता है? नहीं पिघल सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। सीजियम और गैलियम ये दो ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर ही सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आने लगते हैं, मेल्ट करने लगते हैं। जबकि नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल्स क्या लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो आसानी से टेम्परेचर रेज करने पर मेल्ट कर सकते हैं। अब सिक्स प्रॉपर्टी है मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट पीबी एंड एचजी। देखिए, मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स के पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ दो एक्सेप्शंस भी हैं मेटल में लेड और मरकरी, पीबी और एचजी दोनों ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। बाकी सभी मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन कौन है, लेड और मरकरी। अब नॉन मेटल्स की बात करें तो ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एक फॉर्म है कार्बन का। तो ये जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और बाकी सभी नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब हम सेवन्थ प्रॉपर्टी देखें तो ये क्या कह रही है, हाई डेंसिटी एक्सेप्ट Na एंड K। Na और K यानी कि सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके बाकी सभी मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम सभी मेटल्स का हाई होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, सोडियम और पोटेशियम। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है एक्सेप्ट डायमंड। सभी नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन कौन है, डायमंड। डायमंड भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ कार्बन ही है, तो वो भी नॉन मेटल हुआ। डायमंड की डेंसिटी बहुत हाई होती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, डायमंड है, और बाकी सभी नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। एथ प्रॉपर्टी पे आए तो रिएक्टिविटी की बात की गई है। मेटल्स रिएक्टिव होते हैं जबकि नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। मोस्टली सभी मेटल्स रिएक्टिव होते हैं और कुछ हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, या तो रिएक्टिव ही नहीं होंगी या तो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, आयनिक बॉन्डिंग बताई गई है कि मेटल्स में आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है मेटल्स में, जबकि नॉन मेटल्स कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ थी, जिसे हमने डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में पढ़ा। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो चलिए अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटल्स कैसी ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड का मतलब जब भी मेटल्स के साथ कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो उसके बाद जो भी कंपाउंड बनेगा वो एक बेस बनता है। ठीक है, मेटल्स हमेशा ही बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल के साथ जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा वो बेस बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, MgO। MgO क्या है, हमारा बेसिक ऑक्साइड है। जबकि नॉन मेटल्स हमेशा ही एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल से बनने वाली सभी ऑक्साइड एसिडिक होती हैं। SO2, CO2 ये सभी एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, Ag एंड Cu आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Ag यानी कि सिल्वर एंड Cu इज कॉपर। सिल्वर और कॉपर दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं। इनसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कोई मेटल नहीं होता है। मेटल एंड नॉन मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। किस बेसिस पे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे।
सम एलिमेंट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज शो करें उन्हें हम मेटेलॉइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी मेटेलॉइड्स हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देख लेते हैं हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एयर। एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो मेनली ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या बनाते हैं ये हमें देखना है। देखिए, डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज थ्रू टुवर्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। फॉर्मूले में आप देख सकते हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। मेटल में जब भी ऑक्सीजन मिक्स होगा वो मेटल ऑक्साइड देगा। Some metals like Na and K are kept immersed in kerosene oil as they react vigorously with air and catch fire। आप जानते हैं कुछ मेटल्स बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। आपने सुना होगा कि सोडियम और पोटेशियम को हमेशा कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, रीज़न इसका ये है कि सोडियम और पोटेशियम Na और K दोनों ही बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। जैसे ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं ये फायर कैच कर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ये आग पकड़ लेते हैं। तो फायर ना कैच करें इससे प्रिवेंट करने के लिए सोडियम और पोटेशियम को हमेशा कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। कैरोसिन ऑयल के अंदर रखने से वो जल्दी से फायर को कैच नहीं करते हैं, वो ऑक्सीडाइज बहुत धीरे होते हैं, इसीलिए हमेशा उन्हें सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड अंडर कैरोसिन ऑयल। तो क्या आप आंसर देंगे, दिस इज बिकॉज दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल एंड कैच विगोरसली रिएक्ट विथ एयर टू कैच फायर। बहुत तेज़ी से ये एयर के साथ रिएक्ट करके फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सम मेटल्स लाइक Mg, Al, Zn, Pb रिएक्ट स्लोली विथ एयर एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, लेड, ये सब एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ बहुत स्लो रेट से रिएक्ट करते हैं और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। ठीक है, Mg कैन ऑल्सो बर्निंग एयर विथ अ वाइट डेजलिंग लाइट टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जब हम एयर में बर्न कराते हैं तो वो क्या बना लेता है, वाइट डेजलिंग फ्लेम, यानी कि वाइट शाइनिंग फ्लेम के साथ वो बर्न करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर बन जाता है। ओके, जैसा कि आपने देखा होगा जब आप पेपर को बर्न करते हैं तो वो क्या बना लेता है, एशेस बना लेता है। सेम उसी तरीके से जब हम मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो एक वाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, और जब ये बर्न होता है तो ये एक वाइट कलर की डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है। Fe and Cu don't burn in air but combine with oxygen to form oxide। Fe और Cu, आयरन और कॉपर दोनों ही एयर में बर्न नहीं होते हैं लेकिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के ऑक्साइड्स बना लेते हैं, यानी कि आयरन और Cu दोनों को एयर के साथ कंबाइन करने पर जल्दी बर्न नहीं होते हैं, लेकिन जब हम उसमें ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो वो अपनी ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं। आयरन फिलिंग बर्न व्हेन स्प्रिंकल्ड ओवर फ्लेम। आयरन फिलिंग को जब हम फ्लेम के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो वो बर्न होने लगती हैं। ठीक है, मेटल लाइक सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड डोंट बर्न ऑन रिएक्ट विथ एयर। मेटल, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे कि सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सारे मेटल्स किसी भी केस में एयर के साथ रिएक्ट करके बर्न नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। आगे आप देखेंगे इसका रीज़न। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2Na प्लस हाफ O2, यानी कि Na जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा हमारा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। फिर 2Mg प्लस O2, 2MgO, ये हमने देखा मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। फिर Cu प्लस O2, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा हमारा, CuO, कॉपर ऑक्साइड। Al प्लस 3O2, 2Al2O3,
अल्मोनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्मोनियम ऑक्साइड बनाएगा। अल्मोनियम ऑक्साइड क्या है? Al2O3, ठीक है। यूजली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। देखिए मेनली क्या होता है, ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर की होती हैं? बेसिक नेचर की होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी मेटल ऑक्साइड होती हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का नेचर शो करती हैं। जो ऐसी मेटल ऑक्साइड हैं देखिए उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं? मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, फॉर एग्जाम्पल Al2O3 एंड ZNO, ठीक है। क्या है? ऐसी ऑक्साइड्स, ऐसी मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों के ही साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये बात आप जानते होंगे कि एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो अगर ऑक्साइड बेसिक होगी उसे हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, और अगर ऑक्साइड एसिडिक होगी और उसे बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो कुछ ऐसी ऑक्साइड्स होती हैं, कुछ ऐसी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं जो कि एसिड और बेस के दोनों के ही साथ रिएक्ट करके क्या देती हैं? सॉल्ट और वाटर देती हैं। फॉर एग्जांपल Al2O3 यानी कि अल्मोनियम ऑक्साइड और ZNO जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ही कैसी ऑक्साइड्स हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती हैं? ऐसी मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिड और बेस दोनों के ही साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाए, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके? अल्मोनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अल्मोनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZNO। ओके, रिएक्शन देख लेते हैं। Al2O3 प्लस HCl, अल्मोनियम ऑक्साइड को जब हम एसिड HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या देगी? AlCl3 अल्मोनियम क्लोराइड और H2O वाटर, ठीक है। फिर क्या है? Al2O3 प्लस NaOH। फिर हमने क्या कराया? अल्मोनियम ऑक्साइड को जब बेस के साथ रिएक्ट कराया तो भी सॉल्ट बन रहा है NaAlO3, यानी कि सोडियम का अल्मोनिएट सॉल्ट बन रहा है और वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों ही केसेस में सॉल्ट वाटर मिला। सबसे पहले अल्मोनियम ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो भी सॉल्ट और वाटर मिला, बेस के साथ रिएक्ट किया तो भी सॉल्ट और वाटर मिला। तो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। कितने तरह की रिएक्शन देखे आपने? सबसे पहले कुछ ऐसे जो बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर क्या देखा हमने? जो धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। कुछ ऐसा भी देखा जो रिएक्ट तो करते हैं लेकिन बर्न नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो किसी भी कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। फिर आपने क्या देखा? कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जनरली कैसी होती हैं? बेसिक होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाती हैं। ऐसी ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के भी बारे में आपने देखा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विथ वाटर। मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है? सो मेटल ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विथ वाटर फॉर्म्स अल्कली। मेटल ऑक्साइड, मेटल की ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कली बनाते हैं। अल्कली क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल बेसिस। ऐसे बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं। तो मेटल्स जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वाटर सॉल्युबल बेसिस यानी कि अल्कलीज बनाते हैं। अब रिएक्शन भी अलग अलग तरीके से होता है। कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो केवल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे? सो NaKnCa, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों ऐसे मेटल्स हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड कैसी होती है इनकी? अल्कली होती है, वाटर सॉल्युबल बेस होता है। फिर एग्जाम्पल देख लीजिए, Na+H2O। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NaOH+H2। NaOH क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, वाटर सॉल्युबल बेस है, अल्कली है, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी।
इतनी चीज़ें क्लियर है। अब दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो केवल गर्म पानी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है इसका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमेशा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखिए 2 एग्जाम्पल्स और दिए गए हैं के और सी के, सेम उसी तरीके से। और मैग्नीशियम का एग्जाम्पल देख लें तो मैग्नीशियम प्लस H2O, Mg प्लस H2O क्या बना रहा है हमारा MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं ये भी अल्कली होता है, और H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो मेटल्स जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन सा मेटल, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली और हाइड्रोजन गैस बनाता है। फिर मेटल्स, कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट विथ स्टीम ओनली, केवल और केवल स्टीम भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे मेटल्स, Fe, Al, ये दोनों, आयरन और अल्मोनियम दोनों ही स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। Zn टू फॉर्म देयर ऑक्साइड इन H2। देखिए आयरन और अल्मोनियम दोनों ही स्टीम के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनाते हैं, लेकिन जिंक क्या करता है, जिंक भी स्टीम के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। In case of Ca and Mg, the metal start floating due to bubble of hydrogen gas sticking to its surface। अब एक और एक्सेप्शन दिया हुआ है कि जब भी कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही अल्कलीज बनाते हैं, उस केस में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही मेटल्स वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स उनके ऊपर स्टिक हो जाते हैं, उनके सरफेस के ऊपर वो, और उसके ऊपर वो मूव करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फ्लोटिंग ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ओवर वाटर, क्यों कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, क्योंकि उस केस में वाटर, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, और वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स जा करके उन मेटल की सरफेस पर स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल्स फ्लोट करने लगते हैं। क्लियर है। फिर देखिए अल्मोनियम और आयरन का रिएक्शन दिखाया है। अल्मोनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्मोनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। आयरन भी वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, और वाटर H2 बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है H2। इनर्ट मेटल लाइक Au एंड Ag डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। कुछ ऐसे इनर्ट मेटल यानी कि जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कौन कौन से, Au एंड Ag, गोल्ड और सिल्वर, ये 2 ऐसे मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। देखिए गोल्ड और सिल्वर ऑक्सीजन के भी साथ नहीं रिएक्ट कर रहे थे, और गोल्ड और सिल्वर वाटर के भी साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है। अब अगर मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाया जाएगा तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ये भी चीज़ क्लियर है। अगर मेटल ऑक्साइड को हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल Ca को आप जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर मिलाते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। अब देखिए रिएक्शन विथ एसिड्स। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल्स जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो सॉल्ट बनाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। मेटल्स को जब भी हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे क्या क्या चीज़ें बनेंगी, सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये जो ऊपर फॉर्मूलाज दिए हुए हैं कि मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये लर्न होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लर्न होगा तो आप यहाँ पर किसी भी मेटल का एग्जाम्पल दे करके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ अगर ये कोई मेटल है तो ये इसके साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो फॉर्मूलाज ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। मेटल्स जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म क्लोराइड। और इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं, ध्यान से देख लीजिए। मेटल्स जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ये क्लोराइड बनाते हैं, यानी कि मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कौन कौन से मेटल्स का एग्जाम्पल दिया है, आयरन, Fe को HCl के साथ रिएक्ट कराया है तो FeCl2 और H2 बना है। फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। फिर मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट किया क्या बना है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है।
Zn जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट किया है तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनाया है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। फिर Al अल्मोनियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है तो AlCl3 अल्मोनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। अब एक नोट दिया हुआ है कि कॉपर, मरकरी और सिल्वर ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कॉपर, मरकरी और सिल्वर ये तीनों ऐसे मेटल्स हैं जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस जो भी प्रोड्यूस होती है, डाइल्यूट एसिड है, वाटर में मिक्स है ये ऑलरेडी, तो जो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइज होकर के वाटर बना लेती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आप ऊपर सारे केसेस में देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हर केस में वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सीडाइज होकर के वाटर बना लेती है। लेकिन ऐसा उस केस में HNO3 नाइट्रिक एसिड के केस में नहीं होता है। दिस हैपन्स बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये केस किस में होता है कि हाइड्रोजन गैस वाटर बना लेती है HNO3 के केस में। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के केस में। नाइट्रिक एसिड क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये नाइट्रिक एसिड HNO3 बना लेता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ जब भी मेटल रिएक्ट करता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये मेटल का सॉल्ट बनाता है और साथ में क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है वो वाटर बना लेती है। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। Mg and Mn react very dilute in nitric acid to evolve hydrogen gas। ठीक है, Mg और Mn रिएक्ट करके क्या हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखिए HNO3 हर एक केस में वाटर बनाता है, हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट करता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे मेटल हैं जिसके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर नहीं बनाता है, केवल हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल। अब एक मेटल अगर दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसी अदर मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या होता है, अगर मेटल A है और वो मेटल B के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, मेटल A मेटल B की जगह ले लेगा और मेटल B मेटल A की जगह ले लेगा। क्या कह रहा है, मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A प्लस मेटल B। अब ऐसा क्या होता है, सो ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सभी मेटल्स एक बराबर रिएक्टिविटी नहीं शो करते हैं। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन द सॉल्यूशन। यहाँ क्या हो रहा है कि अगर मेटल A जो है वो मेटल B से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या कर रहा है कि मेटल B के सॉल्ट सॉल्यूशन से B को हटा करके अपनी प्लेस ले ले रहा है, यानी कि B को A डिस्प्लेस करके खुद वहाँ पर आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि A ज़्यादा रिएक्टिव है, A ने B को डिस्प्लेस कर दिया। यही कहा जा रहा है कि रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। दिस फॉर्म्स द बेसिक ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब यहाँ से ही रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल शुरू होता है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी की क्या सीरीज है। So reactivity series is a list of metal arranged in order of their decreasing activities। reactivity series क्या होती है मेटल्स की कि ये अपने इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं। सबसे टॉप पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल और सबसे नीचे सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। A metal can displace all the metal from their compound which are below or after in its reactivity series। कोई भी मेटल अपने नीचे के मेटल्स को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे कि अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। सबसे रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, फिर Fe आयरन, लेड, हाइड्रोजन बीच में आता है और हाइड्रोजन के नीचे सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स पाए जाते हैं जो कि हैं
कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर एंड लास्ट इज Au गोल्ड। ठीक है, तो लाइन से ये सारे रिएक्टिव मेटल्स हैं। सबसे टॉप हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स आते हैं वो सभी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के नीचे आने वाले मेटल्स सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन से मेटल्स आ रहे हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, आयरन और लेड। ठीक है, ये कैसे हैं? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। जबकि हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से मेटल्स आ रहे हैं? कॉपर, मरकरी, गोल्ड और सिल्वर। तो ये सभी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सभी मोस्ट रिएक्टिव हैं। इसके बाद आता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं? कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की। अब इससे बेस्ड एक एग्जांपल देख लीजिए, क्या कह रहा है? Fe+CuSO4 आयरन CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये क्या बना लेगा? देखिए, अब ध्यान से देखिए, आयरन ऊपर आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन से ऊपर है आयरन, यहाँ जिंक के नीचे पाया जा रहा है आयरन। तो आयरन क्या है? हम मोस्ट रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ऊपर है, जबकि कॉपर Cu कहाँ है? हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव हुआ। अब क्या कह रहा है कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से या उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। वही काम यहाँ होगा, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? FeSO4, फेरिक सल्फेट और Cu, यानी कि कॉपर अलग हो जाएगा। फिर क्या दिया है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, Zn+CuSO4, जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए, जिंक आयरन किससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है, वो आयरन से भी ऊपर आ रहा है। तो जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये सारे रिएक्शंस क्या हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स लो रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देना है। ये चीज़ आपने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही हो रहा था कि कोई हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स की कि मेटल्स किस तरीके से किसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।